डर का कोई एक चेहरा नहीं होता। कभी यह आपके आस पास की हवा में होता है, कभी उन खामोश रास्तों पर, और कभी खुद आपके दिमाग के अंदर। स्वागत है द रेड लैंटर्न में। यहाँ हम किसी एक शैली में नहीं बंधते, हम उस हर चीज को टटोलते हैं जो आपको सोचने पर और सहमने पर मजबूर कर दे। चाहे वो दुनिया के उस पार का सच हो या इंसान की फितरत का अंधेरा, हम हर परत खोलेंगे। अगर आप तैयार हैं हर तरह के रहस्य से मिलने के लिए, तो वीडियो को लाइक करें, इस सफ़र को शेयर करें और द रेड लैंटर्न को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब द रेड लैंटर्न जलती है तो बस वही दिखता है जो सच है। कोडिंग की दुनिया में हम इंजीनियरों के बीच एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, एरर शाउट बट ग्लिचेस विस्पर। जब सिस्टम में कोई बड़ा एरर आता है तो वो चिल्लाता है, स्क्रीन लाल होती है, अलार्म बजने लगते हैं और सब कुछ रुक जाता है। उसे ठीक करना आसान होता है क्योंकि वो सामने दिखता है, लेकिन ग्लिच खामोश रहता है। वो बैकग्राउंड में किसी साए की तरह चलता रहता है। वो धीरे धीरे आपका डेटा खाता है, आपकी पहचान मिटाता है, फाइलों को बदलता है, और आपको खबर भी नहीं होगी। जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मेरा नाम विक्की बागड़ा है, उम्र 32 साल। मैं कोई पुलिसवाला या जासूस नहीं हूँ। मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, एक बग हंटर। मेरा काम उन गलतियों को ढूंढना है जो मशीनों की भाषा में छिपी होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे समझ आया है कि सबसे खतरनाक बग कंप्यूटरों में नहीं, इंसानी फितरत में होते हैं। वह शाम जयपुर में बेहद खूबसूरत थी। मॉनसून की पहली बारिश अभी अभी रुककर हटी ही थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। मैं अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा नारगढ़ के किले पर डूबते सूरज की रोशनी देख रहा था। लैपटॉप बंद था, दिमाग शांत। मुझे लगा था कि ये छुट्टियां सुकून से बीतेंगी, लेकिन तभी टेबल पर रखे मेरे फोन की वाइब्रेशन ने उस शांति को तोड़ दिया। स्क्रीन पर नाम था मनोज चाचा, मेरे चाचा मनोज कुमार, जिन्होंने नोएडा में कपड़ों के एक्सपोर्ट का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। वो कभी बिना वजह फोन नहीं करते थे। मैंने फोन उठाया, राम राम चाचा जी। उधर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। चाचा जी, सब ठीक है? मैंने दोबारा पूछा। फिर उनकी आवाज आई, वो आवाज जो हमेशा रौबदार होती थी, आज ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने उनका गला घोट दिया हो। वो लगभग फुसफुसाए, विक्की, अगर किसी इंसान की 30 साल की इज्जत सिर्फ 30 सेकंड के एक वीडियो से राख हो जाए तो इंसान क्या करे? वो लड़े या मर जाए? मेरे बदन में सिरहन दौड़ गई। मैं समझ गया कि कोड क्रैश हो चुका है, और ये कोई साधारण क्रैश नहीं था। अगली सुबह की पहली फ्लाइट से मैं जयपुर से दिल्ली और वहाँ से सीधे नोएडा पहुँचा। मंजिल थी इंडिया इंटरनेशनल फैशन एक्सपो। यह साल का सबसे बड़ा इवेंट था। दुनिया भर के बायर यहाँ आते थे। हर साल मनोज चाचा की स्टॉल, मनोज एक्सपोर्ट्स, इस एक्सपो की शान होती थी। वहाँ भीड़ होती थी, हंसी मजाक होता था। लेकिन आज वहाँ का मंजर देखकर मेरे कदम ठिठक गए। हॉल में हजारों वॉट की लाइट्स जगमगा रही थी, लेकिन चाचा की स्टॉल के आसपास अंधेरा सा छाया था। वहाँ मातम जैसा सन्नाटा था। लोग उनकी स्टॉल के सामने से ऐसे गुजर रहे थे
जैसे वहाँ कोई छूत की बीमारी फैल गई। ये तिरछी नज़रों से देखते थे, कुछ फुसफुसाते थे और आगे बढ़ जाते थे। स्टॉल के ठीक सामने लगी एक विशाल एलईडी स्क्रीन पर एक न्यूज़ चैनल चल रहा था। एंकर चीख चीख कर हेडलाइन पढ़ रहा था, एक्सपोर्ट फैक्ट्री या जेल खाना, देखिए मनोज कुमार की काली सच्चाई। वीडियो चल रहा था, उसमें चाचा की फैक्ट्री के अंदर का दृश्य था, धुंधला और डरावना। मशीनें जंग खाई हुई दिख रही थी, मजदूर जमीन पर बैठे थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। एक कोने में कुछ बच्चे रो रहे थे। बैकग्राउंड में एक दर्दनाक संगीत चल रहा था। यह वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं था, यह एक चरित्र हत्या या कैरेक्टर असैसिनेशन था। मैं स्टॉल के अंदर गया। चाचा एक कोने में प्लास्टिक की कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे थे। उनके आसपास उनके वफादार मैनेजर और स्टाफ खड़े थे, लेकिन सबकी गर्दनें झुकी हुई थी। चाचा ने आहट सुनकर सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरा खालीपन था। वो हार चुके थे। तूने देखा ना विक्की? उन्होंने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। पूरी दुनिया मुझे राक्षस समझ रही है। मेरे अपने क्लाइंट्स, जिनके साथ मैं 10-10 साल से काम कर रहा हूं, उन्होंने मेरे ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा। आपने ये किया है? मैंने सीधा सवाल पूछा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा। मैं धंधा करता हूं विक्की, शोषण नहीं। मेरा दिल जानता है ये सब झूठ है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। वो वीडियो, वो इतना असली है कि अब मुझे खुद पर शक होने लगा है। हम लोग फैक्ट्री के ऑफिस पहुंचे। माहौल तनावपूर्ण था। बाहर यूनियन के लोग नारे लगा रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। मैंने खुद को एक कमरे में बंद किया और उस वायरल वीडियो को अपने लैपटॉप पर ट्रांसफ़र किया। एक आम इंसान जब वीडियो देखता है तो वो कहानी देखता है, जज्बात देखता है, लेकिन एक इंजीनियर, हम पिक्सेल्स देखते हैं, हम डेटा देखते हैं। मैंने वीडियो को अपने फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर में लोड किया। चलिए देखते हैं झूठ कहाँ छिपा है, मैंने खुद से कहा। वीडियो 4K रेजोल्यूशन में था, एकदम साफ। आजकल के डीप फेक बहुत एडवांस हो गए हैं। वो आंखों की पलक झपकने से लेकर होठों की हरकत तक सब कॉपी कर लेते हैं। पहली नज़र में वीडियो में कोई कमी नहीं थी। फैक्ट्री वही थी, मशीनें वही थी। मैंने वीडियो का मेटा डेटा के लिए स्कैन किया। फाइल को इतनी बार व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था कि उसकी ओरिजिनल डिजिटल सिग्नेचर मिट चुके थे। मैं घंटों तक स्क्रीन घूरता रहा, फ्रेम दर फ्रेम। फिर फ्रेम नंबर 402 पर मेरी उंगली पॉज बटन पर रुक गई। यह एक छोटा सा शॉट था, मुश्किल से 2 सेकंड का। इसमें एक मजदूर मशीन के पास बैठकर रो रहा था। उसके पीछे एक खिड़की थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। रोशनी का कोण बता रहा था कि सूरज बाईं तरफ है। मजदूर के चेहरे पर रोशनी बाईं तरफ पड़ रही थी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र उसकी परछाई पर पड़ी। मजदूर के पीछे रखी एक लोहे की रैक की परछाई बाईं तरफ ही गिर रही थी। मेरा दिमाग तेजी से चला। फिजिक्स का एक नियम अटल है, अगर रोशनी बाईं से आएगी तो परछाई हमेशा दाईं तरफ गिरेगी। ये नामुमकिन था। मैंने उस हिस्से को जूम किया, पिक्सेलेशन चेक किया। समझ आ गया था, जिसने भी ये वीडियो बनाया था उसने लेयरिंग की थी। उसने एक पुरानी बंद पड़ी खंडहर फैक्ट्री का वीडियो लिया था और उसमें मनोज चाचा की फैक्ट्री की दीवारों और मशीनों को डिजिटली सुपर इम्पोज किया था। रोशनी की दिशा मैच करना वो भूल गया था। ये वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये एक कंप्यूटर पर बनाया गया डीप फेक कंपोजिट था।
चाचा निर्दोष हैं, लेकिन इसे साबित करना अलग बात थी। मुझे बनाने वाले तक पहुंचना था। ये तो साफ था कि वीडियो नकली है, मगर सवाल ये था, इसे बनाया किसने? बाहर गेट पर असलम खान का शोर सुनाई दे रहा था। असलम फैक्ट्री का यूनियन लीडर था, पुराना ब्लैकमेलर। उसने हजारों गलत काम किए थे। उसका मकसद हमेशा एक ही रहा है, पैसे ऐंठना। क्या ये सब असलम का किया धरा हो सकता था? नहीं। असलम लाठी चलाने वाला आदमी है। उसने एडोब आफ्टर इफेक्ट्स की समझ नहीं है, ना ही एआई रेंडरिंग की। ये काम किसी प्रोफेशनल का था, किसी ऐसे इंसान का जो फैक्ट्री को अंदर से जानता हो। मुझे अगला कदम उठाना पड़ा, ऑडियो एनालिसिस। मैंने वीडियो का विजुअल हिस्सा अलग किया और पूरा ध्यान सिर्फ साउंड ट्रैक पर लगाया। मजदूरों के रोने और मशीनों की आवाज़ के पीछे एक और आवाज़ छुपी थी, बहुत ही धीमी। मैंने स्पेक्ट्रोग्राम खोला। यह टूल आवाज़ को विजुअल वेव फॉर्म में बदल देता है। इंसानी कान शोर में फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन मशीनें कर लेती है। बैकग्राउंड के शोर हटाने नॉइस कैंसलेशन के बाद मुझे एक निरंतर फ्रीक्वेंसी दिखाई दी, 50 हर्ट्ज। एक धीमा ऐसी साउंड थी, एक अजीब सी लयबद्ध आवाज, हम क्लिक हम। मैं फैक्ट्री के फ्लोर पर गया। मैंने हर मशीन की आवाज़ रिकॉर्ड की, सिलाई मशीन, जनरेटर, कटिंग टेबल, और उस हम से मैच नहीं हुई। मैं परेशान होकर कॉरिडोर में टहल रहा था। तभी मेरी नज़र सर्वर रूम के पास लगे एक बड़े एसी डक्ट पर पड़ी। ये हाई वोल्टेज सर्वर कूलिंग यूनिट थी। मैंने अपना रिकॉर्डर उसके पास रखा। हम क्लिक हम। मैच हो गया था, परफेक्ट मैच। इसका मतलब ये था कि जिस कंप्यूटर पर बैठकर उस वीडियो को रेंडर किया और एडिट किया गया था, उसका माइक्रोफोन इस कूलिंग यूनिट की आवाज़ से रिकॉर्ड कर रहा था। और पूरी फैक्ट्री में ये कूलिंग यूनिट सिर्फ एक ही जगह लगी थी, सिक्योर कंट्रोल रूम के अंदर। यह वीडियो किसी बाहरी ने नहीं बनाया। यह वीडियो रात के अंधेरे में फैक्ट्री के सबसे सुरक्षित कमरे में बैठकर बनाया गया था। और उस कमरे का एक्सेस बायोमेट्रिक था। सिर्फ 3 लोग के फिंगरप्रिंट वहाँ काम करते थे। मनोज चाचा, जो खुद को बर्बाद नहीं करेंगे, प्लांट मैनेजर, जो पिछले 20 साल से वफादार हैं, और तीसरा नाम राहुल मेहरा। राहुल मेहरा ये नया लड़का था। 6 महीने पहले ही उसे इंटरनल कंप्लायंस ऑफिसर के पद पर रखा था। काम था फैक्ट्री के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। स्मार्ट, मेहनती, कम बोलने वाला। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल एकदम परफेक्ट थी। बड़ी डिग्रियां, अच्छा अनुभव। लेकिन आईटी में हम जानते हैं, हर फाइल का एक बैकअप होता है और हर इंसान का एक अतीत। मैं अपने होटल के कमरे में वापस आया और राहुल की डिजिटल कुंडली निकालनी शुरू की। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पुरानी जॉब्स, सब कुछ सामान्य था, बहुत ही ज़्यादा सामान्य। इतना साफ सुथरा जैसे किसी ने सफाई की है। मैंने गहरा गोता लगाया। मैंने डार्क वेब से कुछ डेटाबेस खंगाले, पुरानी कोर्ट केस और अखबारों के आर्काइव्स देखे। और रात के 3 बजे मेरी आंखों के सामने एक पुरानी खबर का टुकड़ा आया। 10 साल पहले ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, एक छोटी एक्सपोर्ट यूनिट, मेहरा टेक्सटाइल्स, बैंक के कर्ज में दबकर दिवालिया हुई थी। उसके मालिक ने बदनामी के डर से अपनी फैक्ट्री के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। उस मालिक का नाम था सुरेश मेहरा। खबर के नीचे एक छोटी सी लाइन थी, मेहरा टेक्सटाइल्स की मशीनें और कॉन्ट्रैक्ट्स को मनोज एक्सपोर्ट्स ने नीलामी में खरीदा। कड़ियाँ जुड़ चुकी थी। राहुल मेहरा यहाँ नौकरी करने नहीं आया था,
वो एक स्लीपर सेल था। राहुल की नज़रों में उसके पिता की मौत के जिम्मेदार चाचा थे। वो बदला लेने आया था। वो सिस्टम के बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ रहा था। अब मुझे पता था कि मुजरिम कौन है, लेकिन मेरे पास कोर्ट में दिखाने लायक सबूत नहीं थे। ऑडियो फ्रीक्वेंसी और परछाई की थ्योरी अगर मैं जज को समझाने लगता तो सालों साल लग जाती। मुझे ठोस सबूत चाहिए थे। मुझे वो ओरिजिनल प्रोजेक्ट फाइल चाहिए थी जो राहुल ने बनाई थी। राहुल होशियार था। उसने अपने लैपटॉप से सब डिलीट कर दिया होगा, लेकिन एक अपराधी हमेशा अपने कारनामों की ट्रॉफी रखता है। और दूसरी बात, डर इंसान से गलती करवाता है। मैंने एक चाल चली। मैंने फैक्ट्री के आईटी सर्वर से सभी कर्मचारियों को एक आधिकारिक ईमेल भेजा। सब्जेक्ट लाइन थी सिस्टम ऑडिट, रिकवर्ड डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम सर्वर बैकअप। ईमेल में लिखा था, फॉरेंसिक टीम ने सर्वर के पुराने बैकअप रिकवर कर लिए हैं। कंट्रोल रूम के कंप्यूटर से पिछले 6 महीने का सारा डिलीटेड डेटा रिस्टोर किया जा रहा है। जांच 1 घंटे में शुरू होगी। यह एक सफ़ेद झूठ था। सर्वर पर कोई बैकअप नहीं था, लेकिन राहुल को थोड़ी ना पता था। मैं अपने लैपटॉप पर नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल खोलकर बैठ गया। मैं इंतज़ार करने लगा। अगर राहुल ने वो फाइल सच में डिलीट कर दी है और उसे डर है कि वो रिकवर हो सकती है, तो वो क्या करेगा? वो पैनिक करेगा। वो सिस्टम में घुसकर उस बैकअप को दोबारा मिटाने की कोशिश करेगा। 10 मिनट बीत चुके थे, पर कुछ नहीं हुआ। 20 मिनट बीते, स्क्रीन शांत थी। मुझे लगा मेरी चाल बेकार जा रही है, लेकिन ठीक 28वें मिनट पर एक लाल बत्ती जली। अलर्ट, अनऑथराइज्ड एडमिन एक्सेस डिटेक्टेड। सोर्स, कंट्रोल रूम वर्कस्टेशन। यूज़र R_Mehra। मछली कांटे में फंस चुकी थी। राहुल ने सोचा कि वो बैकअप डिलीट करने जा रहा है, लेकिन असल में जैसे ही उसने लॉगिन किया, मैंने उसका सेशन रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने कौन से फोल्डर खोले, कहाँ क्लिक किया, सब मुझे दिख रहा था। उसने एक हिडन फोल्डर खोला, प्रोजेक्ट फीनिक्स। उसके अंदर वो सारी तस्वीरें थी, वो नकली वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी। अब मेरे पास सबूत था। मैं पुलिस को बुला सकता था, राहुल को हथकड़ी लगवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैं फैक्ट्री गया। रात के 8 बज रहे थे। कंट्रोल रूम में राहुल अकेला था। स्क्रीन पर तेजी से टाइप कर रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला। एसी की ठंडी हवा और सर्वर की हमिंग आवाज़ ने मेरा स्वागत किया। राहुल चौंक गया। उसने मुझे देखा, फिर मेरी नज़र उसकी स्क्रीन पर गई। उसे समझ आ गया था कि खेल अब खत्म हो चुका है। उसने कीबोर्ड छोड़ दिया। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ बरसों पुरानी नफरत थी। तुम जीत गए विकी, उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या पुलिस बाहर खड़ी है? नहीं, मैंने कहा। एक और कुर्सी खींचकर मैं बैठ गया। सिर्फ मैं हूं। राहुल हंसा। उसकी हंसी में एक कड़वाहट थी। क्यों, हीरो बनने आए हो? देखो विकी, तुम्हारे चाचा ने मेरे पिता की फैक्ट्री को कौड़ियों के दाम खरीदा था। मेरे पिता ने उस फैक्ट्री को अपने खून से सींचा था। तुम्हारे चाचा की उस डील ने उन्हें मार डाला। मैंने बस हिसाब बराबर किया है। इसे कॉर्पोरेट जस्टिस कहते हैं। मैं शांत रहा। मैंने उसकी आंखों में देखा। राहुल, मैं तुम्हारे पिता के बारे में तो नहीं जानता। शायद चाचा ने बिजनेस में निर्ममता दिखाई हो, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने अपने फ़ोन पर उस वीडियो का स्क्रीनशॉट सामने रखा और कहा, जिस मजदूर का चेहरा तुमने डीप फेक में इस्तेमाल किया है, उसका नाम रामदीन है। उसके 3 बच्चे हैं। अगर फैक्ट्री बंद होती है
तो रामदीन जैसे 500 लोग सड़क पर आ जाएंगे। तुम्हारे पिता की मौत का बदला इन बेगुनाहों बच्चों से क्यों? राहुल चुप हो गया था। उसने शायद इस पहलू के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। उसके बदले की आग में बेगुनाह लोग जल रहे थे। कमरे में भारी सन्नाटा था। मैंने अपना प्रस्ताव रखा। राहुल, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, मैं ये सबूत पुलिस को दे दूं, तुम जेल चले जाओगे, तुम्हारा करियर खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म और तुम्हारे पिता का नाम भी उछलेगा। राहुल ने मुट्ठियां भींच ली। और दूसरा रास्ता? उसने पूछा। दूसरा रास्ता ये है, मैंने कहा, तुम इसी वक्त एक कन्फेशन लेटर लिखोगे, पुलिस के लिए नहीं, मेरे लिए। उसमें तुम मानोगे कि वीडियो रिकॉर्डिंग तुमने नहीं बनाया, बल्कि वो तुम्हें असलम खान के कंप्यूटर से मिला। सारा इल्ज़ाम उसी पर जाएगा। वैसे भी वो गुंडा है, उसने हज़ारों गलत काम की है, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बदले, मैंने आगे कहा, तुम इस्तीफ़ा दोगे, मेडिकल कारणों का हवाला देकर यह शहर छोड़ दोगे और कभी वापस नहीं आओगे। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, तुम्हारे पिता के नाम पर दाग नहीं लगेगा। राहुल ने अविश्वास से मेरी तरफ देखा। तुम मुझे जाने दोगे? मैं खड़ा हुआ और बोला, मैं तुम्हें नहीं बचा रहा राहुल, मैं उन 500 मजदूरों की नौकरियां बचा रहा हूं। अगर तुम गिरफ्तार हुए तो मीडिया का शोर बढ़ेगा, जांच लंबी चलेगी और फैक्ट्री सील रहेगी। मुझे ये मामला आज रात ही खत्म करना है। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया और सिर हिला दिया। ठीक है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहानी वैसी ही चली जैसे मैंने लिखी थी। पुलिस ने यूनियन लीडर असलम खान के ऑफिस पर छापा मारा। वहाँ उन्हें एक पेन ड्राइव मिली जिसमें वो नकली वीडियो थे। बेशक वो ड्राइव वहाँ राहुल ने नहीं, मैंने रखवाई थी। असलम चिल्लाता रहा कि उसे फंसाया गया है, लेकिन उसका पिछला रिकॉर्ड इतना खराब था कि किसी ने यकीन नहीं किया। मीडिया को एक विलन चाहिए था और उसे मैंने दे दिया था। राहुल मेहरा ने खराब सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। वो चुपचाप अपना बैग उठाकर ऑफिस से निकला। गेट पर हमारी नजरें मिली। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर भीड़ में गायब हो गया। मनोज चाचा की इज्जत वापस आ गई थी। क्लाइंट्स वापस आ गए। फैक्ट्री की मशीनें फिर से गूंजने लगी। शाम को चाचा ने मुझे गले लगा लिया। वो बहुत खुश थे। तूने कमाल कर दिया विक्की, सच की जीत हुई और बुराई हार गई। मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर से मैं खाली महसूस कर रहा था। क्या सच में सच की जीत हुई थी? मैंने एक गुनहगार को जाने दिया। मैंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मैंने एक बुरे आदमी असलम को उस जुर्म की सजा दिलवाई जो उसने किया ही नहीं था। मैं कार में बैठा और जयपुर वापस आने के लिए इग्निशन ऑन किया। मैंने अपना लैपटॉप खोला। रिसाइकिल बिन में एक फोल्डर था, ब्लैक टैग एविडेंस। उसमें राहुल के जुर्म के सारे सबूत थे। मेरी उंगली डिलीट बटन पर कांपी। कोडिंग में हम इसे वर्क अराउंड कहते हैं। जब कोई बग ठीक ना हो रहा हो तो हम उसे बाईपास कर देते हैं ताकि सिस्टम चलता रहे। मैंने बटन दबाया, क्लिक, फोल्डर डिलीट हो गया। मैं विक्की बागड़ा, और अब मैं जानता हूं कि दुनिया बाइनरी नहीं है, सिर्फ 0 और 1 नहीं, सिर्फ सच या झूठ नहीं। कभी कभी सिस्टम को बचाने के लिए हमें खुद ग्लिच बनना पड़ता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स एंड फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इससे मुझे हौसला मिलेगा और अपनी कहानियाँ को सुधारने में और नई कहानियाँ लाने में मदद मिलेगी।